तो हेलो बैंकर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज ये इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में, उन सभी का जितने भी हर यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज आज करने वाले हैं प्रैक्टिस। और कहीं ना कहीं ये जो सेशन आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन पूरा देखें और लास्ट में आपके मन में कोई भी डाउट है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और फाइनली आज से मिशन 2024 जीआईबी के एग्जाम को लेकर हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और हम सभी लोग रेडी हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहला सेशन है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे ये जानेंगे कि रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में क्या सिलेबस है, किस मॉडल के फॉर्म में हम लेके चलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि मिशन मई 2024 का जो शुरुआत है वो हो चुका है। और बहुत ही अच्छा गणपति बप्पा मौर्य से शुरुआत कर रहा हूँ एवरीवन। तो इस सीरीज़ का जो नाम है, जहाँ हम डेली यूनिट वाइज चलेंगे, यानी पहले यूनिट के बारे में कॉन्सेप्ट और उसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि रिटेल बैंकिंग में जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सबको मैं आपको लाइव यहीं पर कराऊंगा, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका होगा इसी मंथ। जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे मार्च में रजिस्ट्रेशन, और एग्ज़ाम आपका होगा मई में। तो चांसेस जो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम्स की डेट हैं वो होनी चाहिए 5, 12, 19 और 26, यही एग्ज़ाम की डेट होनी चाहिए एवरीवन। तो कहने की आपके पास एम्पल टाइम अपने आप को रिवाइज करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि जीआईबी में पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, पेपर 2 पीपीपी, पेपर 3 एएफएम एंड पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, 4 पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं कवर कराऊंगा वो कवर कराऊंगा रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। तो पहले जाने तो कि पूरा सीक्वेंस कैसे है। मॉडल ए में टोटल 1, 2, 3 एंड 4 टोटल 4 यूनिट्स हैं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है अभी अक्टूबर में ना, उस एग्ज़ाम में इस यूनिट से, जिसका नाम है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, चाहे रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं, चाहे लेवरेज रेशियो की बात करते हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो हम लोग एक ही यूनिट को बहुत आराम से लेके चलेंगे। यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है और फिर कह रहा हूं, ये मॉडल आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मॉडल होना चाहिए। और इसमें टोटल 12 यूनिट्स हैं। इस बार काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले एग्जामिनेशन में इस मॉडल से, 0.5 के, 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के भी। जैसे सरफासी को लेकर, उसके बाद रिटेल एसेट्स को लेकर, रिटेल लायबिलिटीज को लेकर, ये पूरा ही मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा हमारा, जिसका नाम है सपोर्ट सर्विस मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, जहां हम फोकस करते हैं मार्केटिंग पर। मार्केटिंग क्या है, डिलीवरी चैनल क्या होती हैं, एटीएम क्या होते हैं, वर्चुअल बैंकिंग क्या होती है, फिजिकल बैंकिंग क्या होती है ना, कस्टमर सीआरएम पोर्टल क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। इनसे काफ़ी क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। उसके बाद इंडिया में सर्विस स्टैंडर्ड को लेकर कौन से कोड हैं, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम लास्ट में। और इसका भी वेटेज जो है मॉडल सी का, वो काफ़ी वेटेज है।
और मॉडल डी का भी वेटेज है करीब यहाँ से एग्जामिनेशन में 25 से 30 क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। इसमें यूनिट तो इसमें सिर्फ 4 है, बट ये 4 यूनिट में कहें हम तो काफ़ी ज़्यादा, मैंने लिख भी दिया है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और इस बार एग्जामिनेशन में एक चीज देखने को मिली है कि उसने एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चन को रेज किया, जिसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के, जिसमें क्वेश्चन छोटा है वो 0.5 मार्क्स का, और जिसमें क्वेश्चन मतलब उससे थोड़ा सा चेंज है वो 1 मार्क्स का। ये हमारा मॉडल डी है, और एक्चुअली मॉडल ई है नहीं, बट उसको मैं इसलिए ही कहता हूँ, एक आइडिया रहेगा हमारे माइंड में कि हमारे पास 4 मॉडल है रिटेल बैंकिंग में, 5 मॉडल है। एक्चुअली इसका नाम है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन पर लेकर, लैंडर अप्रेजल को लेकर, हाउसिंग फाइनेंस टैक्स प्लानिंग को लेकर, रिवर्स मॉर्गेज लोन क्या होती है, न्यूमेरिकल, फ्यूचर वैल्यू से क्वेश्चन आए हैं, प्रेजेंट वैल्यू से क्वेश्चन आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंड वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, यानी इसमें 4 यही यूनिट है, बट काफ़ी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। आई होप यहाँ तक आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि रिटेल बैंकिंग का हमारा सीक्वेंस क्या है। जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आज जुड़े हैं, जो डिस्कशन को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओलिव बोर्ड, GIB, CIB को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपके पास जब भी कोई वीडियो, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर आती है तो वो सबसे पहले आपके पास जाएगी। एवरीवन, तो जरूर से जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवरीवन। चले नाउ सेशन की शुरुआत करते हैं, और बहुत आराम से आज हम लोग बात करेंगे। अगर मैंने कहा कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, तो उसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप और हम जो सर्विस लेते हैं बैंक से, जिनका फोकस ही होता है इंडिविजुअल कस्टमर, इसे हम कहते हैं रिटेल बैंकिंग, सिंपल शब्दों में। यानी जहां पर इंडिविजुअल कस्टमर आ गया, वहीं पर रिटेल बैंकिंग आ गई। अगर मान लीजिए बैंक का फोकस कंपनी पर है, प्रोजेक्ट लोन पर है, बड़े लोन पर है, तो वो रिटेल बैंकिंग नहीं होगी, उसको हम लोग कहेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग या होलसेल बैंकिंग। तो मेन कंसर्न जो हमारा है वो इंडिविजुअल कस्टमर पर फोकस, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो लोन हो, वो डेबिट कार्ड हो, कुछ भी जहां फोकस ही हमारा इंडिविजुअल कस्टमर है, वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग। आइए, एक बैंक है, मान लेते हैं इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और एक कस्टमर है, मान लो मैं ही हूं, माय नेम इज राजीव मिश्रा। ठीक, तो ये जो SBI से हम सर्विस ले रहे हैं, या तो सर्विस ले रहे होंगे ऑनलाइन, और या तो ले रहे होंगे ऑफलाइन, और ये हमें बेच रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनी मोर, चाहे वो हमारा अकाउंट क्यों ना हो, चाहे वो हमारा लोन क्यों ना हो। तो रिटेल बैंकिंग is a banking facility that provide financial solution to only individual client and not business. बिजनेस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस मतलब बिग साइज की कंपनी। सो रिटेल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग is banking that provide financial services to individual consumer rather than business. अब एक और एग्जांपल लेते हैं। राजीव मिश्रा सर ने 5 लाख का लोन लिया, किससे लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब राजीव मिश्रा जैसे कस्टमर जो हैं इंडिया में, ग्लोबल में बहुत सारे होंगे, तो इसे हम कहते हैं एक टर्म, और नाम दिया हमने मास, यानी कि दिस इज कॉल्ड मास कस्टमर। अब जो अमाउंट आपको दिख रहा है, एक आम आदमी जो ले रहा है लोन, एग्जाम्पल 5 लाख, तो इसे हम कहते हैं समझने के लिए टिकट साइज। ये हमारा क्या हो गया? टिकट साइज हो गया,
या इसे आप क्वांटम ऑफ लोन के रूप में भी समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी हम बात करें रिटेल बैंकिंग में, तो क्वांटम ऑफ लोन जो है वो हमेशा डाउन रहेगा, यानी जो लोन का साइज है वो हमेशा डाउन रहेगा, और जो कस्टमर है, जो कस्टमर का साइज रहेगा वो हमेशा लार्ज होगा। ओके एवरीवन, ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। नंबर 2, अब अगर मैं इसी एग्जांपल को और दूसरे तरीके से बताऊं, टाटा कंपनी ने लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ रुपए। कितने करोड़? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़। मतलब ये जो 1000 करोड़ आप देख रहे हैं, ये क्या टिकट साइज बहुत छोटा है? ये तो काफी बड़ा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो टिकट साइज होती है वो काफी ज्यादा होती है, और टाटा जैसे जो कंपनी हमारे देश में है बहुत लिमिटेड है, तो यहां पर टिकट साइज तो ज्यादा होगा बट कस्टमर क्या होगा? कम होगा। आई होप ये जो मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पूरे मैकमिलन में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं मैं पूरे 6 मंथ में आपको कवर कराऊंगा और लाइव कवर कराऊंगा एवरीवन। ओके, चलते हैं आगे। अगर मैं पूछूं कि हमारे देश में या फॉरेन में व्हाट डज रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड क्या करते हैं, तो पहला, रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू इंडिविजुअल कंज्यूमर रेदर देन लार्ज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, फोकस ही होता है इंडिविजुअल कस्टमर पर। नाउ सर्विस ऑफर्ड इंक्लूड नंबर 1 सेविंग अकाउंट, नंबर 2 करंट अकाउंट, नंबर 3 मॉर्गेज, नंबर 4 पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज कॉल्ड CD। यानी कि ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो रिटेल बैंकिंग में सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। So, retail banking service are provided to individual, in the general public, and corporate banking service are only provided to small and large companies and corporate bodies. I hope ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के बाद कभी डाउट किसी को होना नहीं चाहिए कि व्हाट रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड। नाउ रिटेल बैंकिंग के एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे, तो पहले समझते हैं एडवांटेज क्या है। नंबर 1, हम लोगों ने पीछे देखा कि क्लाइंट बेस जो होते हैं वो क्या होगा? हमेशा लार्ज होगा। अगर क्लाइंट बेस लार्ज है तो आपका जो रिस्क होता है अक्रॉस द कस्टमर बेस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं और पांचों मेंबर कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं। 1 लाख कमाया है ना, 2 लाख कमा लिया है ना, 3 लाख कमा लिया है ना, 4 लाख रुपीस कमा लिया है ना, 5 लाख रुपए कमा लिया। अगर मान लीजिए किसी कारण से 0.1 एंड 0.2 पैसा नहीं कमा रहा, तो हम बाकी से तो पैसा अर्न करेंगे नहीं। यानी हमारा मैक्सिमम में क्या होता है, रिस्क जो हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी को कहते हैं रिस्क हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 10 लोन बेचा बैंक ने, तो लोन जो है वो 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जरा सोचिए, टाटा ने आपसे लोन लिया 18,000 करोड़, काफी बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। ओके, आई होप पहली लाइन सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ जो कस्टमर लॉयल्टी है
वो काफ़ी इसमें स्ट्रांग होती है। मतलब जान लीजिए जिस लोकेशन में आप रहते हैं उस लोकेशन में अगर किसी को पता चला, ऑब्वियसली पता चलता है कि यार मिश्रा जी बैंक में है, तो मिश्रा जी ने आपको कहा ठीक है आप मेरे बैंक में आइए और आपका बहुत आराम से सेविंग अकाउंट ओपन कर देंगे और मैं आपके बैंक का हो गया कस्टमर। और फ्यूचर में मेरी वाइफ ने कहा कि डियर राजीव सर, सॉरी डियर राजीव, मुझे कार चाहिए, उस केस में आई नीड ए कार लोन। तो मेरा पहला माइंड में क्या जाएगा, यार जहाँ मैंने ओपन कराया है कस्टमर का अपना सेविंग अकाउंट, उस बैंक से ही डील करते हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी हमसे तो हो गया क्रॉस सेलिंग। और अगर आपने एक अच्छी सर्विस हमें नहीं दी और अगर हमारा लॉयल्टी अच्छा नहीं है तो हम आपके पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दूसरे बैंक में। तो वही कह रहा है, जो कस्टमर लॉयल्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बैंक क्रॉस सेलिंग कर पाए। एंड कस्टमर टेंड नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी। और ये बहुत कम देखने को मिला है कि अगर मैं स्टेट बैंक से जुड़ता हूँ तो जितना भी मुझे सर्विस चाहिए अगर कोई बैंक होगा तो मैं इसी से लूँगा, बिकॉज मेरा इसके साथ अच्छे रिलेशन है, हम बार बार तो कभी चेंज करते नहीं। भाई जहाँ से आप ग्रोसरी लेते हैं क्या ग्रोसरी हमेशा बदल देते हैं, यार ये दुकान वाला अच्छा है तो ये हमें सामान बहुत अच्छा दे रहा है कि नहीं, तो ग्रोसरी आप चेंज नहीं करते, क्यों? अपने कन्वीनियंट के लिए। वही हाल यहाँ भी। Now, attractive and wide interest rate since customer are too fragmented, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर हैं बहुत डिफरेंस होते हैं, मल्टीपल सेगमेंट के आते हैं, तो जो बार्गेनिंग है वो भी इफेक्टिवली हो जाती है। सेविंग अकाउंट पर 4% है ना, करंट अकाउंट पर 0%, आरडी पर इतना %, एफडी पर इतना %, होम लोन पर इतना %, पर्सनल लोन पर इतना %। मतलब बहुत इजी होता है बार्गेन करना। ओके, आगे कहते हैं लाइफ में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा। दुनिया में कॉइन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा। तो अगर हम बात करते हैं निगेटिव की, अगर हम बात करते हैं निगेटिव की, 5 लाख को मैनेज करना और 5 करोड़ को मैनेज करना ये बड़ा टफ चांस है। और आज के डेट में बैंक की ब्रांच ना हर एरिया में है, हर लोकेशन में है, तो उन सबको लेके चलना, उनको मैनेज करना ये बहुत बड़ा टास्क है, खासकर बैंकिंग के लिए। तो प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट। गाइस जितने भी हमारे सेशन ये देख रहे हैं, अभी सेशन के बाद 8 PM पर मुलाकात आप होगी आपकी सिलेक्शन बैच में। वो बैच आज से ही लाइव हो रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप जरूर अटेंड करें। आज का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने फ़ोन में ओलीबोर्ड का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और नहीं तो आप वेब लॉगिन कर सकते हैं oliboard.in पर। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिलेटिवली हाई। ये बहुत हाई होगा एवरीवन। जैसे सोचिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट में ऐसे बहुत कस्टमर है जिनके अकाउंट मात्र 1000 रुपीज़ बैलेंस है, 2000 रुपये बैलेंस है, तो उनको मैनेज करना ये बैंक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रॉफिट तो आ नहीं रहा। अब जैसे सोचिए अगर बैंक में एक फैसिलिटी होती कि ATM से 50 रुपये भी विड्रॉ होता है तो लोग निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात याद रखिएगा, जो कॉस्ट होता है, जो जिनसे बैंक को बेनिफिट बहुत कम है बट वो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उनको मैनेज करना ये बहुत बड़ा टास्क है बैंक के लिए। और एक बार याद है ना एग्जाम्पल यस बैंक का, भरोसा टूटा
तो आपके बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं ना वो विड्रॉ कम हो जाएंगे ज़्यादा, और अगर ज़्यादा हुआ तो जो यूएसए में हुआ सिलिकॉन वैली बैंक का लिक्विडिटी क्रंच, यानी आपके पास पैसा ही नहीं है अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, और इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी में बैंक रन। क्या कहते हैं? बैंक रन। तो अगर एक बार लॉस खत्म हुआ, आपका भरोसा टूटा बैंक से, और ये आपको लीड करेगा सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्ट, आप कोलैप्स करेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में बैंक रन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक रन का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, और वो सडन खत्म। दिस इज कॉल्ड बैंक रन। ये सारा नेगेटिव है, ये सारा नेगेटिव है। और आज के समय में जो कंपटीशन है इतना ज़्यादा फेयर्स हो चुका है, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है कि कभी कभी अनहेल्दी भी आपको करना पड़ रहा है। इस बैंक ने प्रमोशन किया 8.2%, चलो हम देंगे आपको 8.19%। दिस इज कॉल्ड अनहेल्दी। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बैंकों को लगातार मर्ज कर दिया जा रहा है, इससे कॉस्टिंग कम हो रही है। एक ही लोकेशन है 5 बैंक ने 5 मार्केटिंग करी, कस्टमर तो सेम है। चलिए मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो अगर आपको इस वीडियो के में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल हेल्प आउट एवरीवन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब जरा देखिए आंसर क्या होगा। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला, रिस्क तो कम है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि कस्टमर बेस हमारा बहुत ज्यादा है। इनकम इज रिलेटिवली मोर एंड स्प्रेड इज मोर। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा होगा, ये कह रहा। ये मॉडल स्टेबल है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और फोर्थ कहता है ऑल द एवं। मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सेशन को जरूर लाइक करिएगा क्योंकि आपके प्लेलिस्ट में वीडियो ये सेव हो जाएगा एवरीवन। ओके चलिए, तो बिल्कुल सही है, आंसर हमारा क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एवं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग? यानी रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज कौन नहीं है? हाई क्रॉस सेलिंग, हाई कस्टमर लॉयल्टी, लेस वोलाटिलिटी इन बिजनेस एंड हाई डिफॉल्ट रेट। कौन सा एडवांटेज नहीं है? बताइए जल्दी से। एवरीवन, तो बिल्कुल चांसेस ज्यादा है हाई क्रॉस सेलिंग का, कस्टमर लॉयल्टी, फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, डिफॉल्ट रेट बहुत कम होगा। तो आंसर हमारा होगा डी नंबर। पूछ रहा है एडवांटेज कौन नहीं, ये डिसएडवांटेज है। चलो सॉरी, डिसएडवांटेज नहीं, ये है ही नहीं क्योंकि डिफॉल्ट रेट्स में कम होते। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। बताइए आंसर क्या होगा एवरीवन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल है, मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल है, प्रोवाइड टर्म लोन बिल्कुल है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बिल्कुल है। चलिए आगे, नेक्स्ट वन। आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग किस पर डिपेंड हुआ? ब्रांच बैंकिंग पर, डिजिटल बैंकिंग पर, ब्रिक एंड मोर्टल बैंकिंग पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा होगा विच इज कॉल्ड 3,
ब्रिक मोर्टल बैंकिंग, नो, यहां पर ये आंसर गलत है गाइस। यहां आंसर होगा डिजिटल बैंकिंग पर हम डिपेंड हुए ज्यादा। ओके, चलिए नाउ इंडिया में जो हाउसिंग लोन का कंट्रीब्यूशन रिटेल बैंकिंग में वो कितना परसेंट है? 50%, 75%, 60% या 45%? मुझे बताइए। द proportion of housing loan in retail bank segment is more than 50%, 75%, 60% और 45%? मुझे बताइए जल्दी से। एवरीवन, तो याद रखिएगा इसका जो रेशियो है वो बेसिकली है 50% से लेकर 55% के बीच में इंडिया में सबसे ज्यादा इसमें होता है कंट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो इस यूनिट में जो कहा गया है वो कहा गया है रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन। यानी बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो बैंक है वो किस मॉडल पर काम करते हैं, पूरा यूनिट इसी बात पर चर्चा की गई। तो आइए जरा देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूं व्हाट डज इट मीन बाय द बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो एक बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि जिस मॉडल को हम यूज करके अपनी कंपनी के प्रॉफिट को और इनहेंस करें, बेटर करें, हमारी प्लानिंग को बेटर करें, इसे हम कहते हैं बिजनेस मॉडल, है ना गाइस। तो एक कंपनी प्लान फॉर मेकिंग ए प्रॉफिट एंड इट इज नोन एज बिजनेस मॉडल। यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले जैसे जरा सोचिए, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा। इस टाटा कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 टाटा की टाइटन भी है, टाटा का ताज कंपनी भी है, टाटा का सॉल्ट नमक भी है एंड टाटा का एक ऑटोमोबाइल कंपनी भी है। मतलब जरा सोचिए टाटा कंपनी की कितनी सारी कंपनीज है। अब हर कंपनी का जो मोटो है वो डिफरेंट होगा, हर कंपनी की जो वर्किंग होगी वो डिफरेंट होगी। क्या कभी भी टाटा कंपनी को हम कंपेयर करेंगे ताज होटल से? क्या कभी भी सॉल्ट कंपनी को हम कंपेयर करेंगे ऑटोमोबाइल कंपनी से? सभी की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी क्योंकि सबका वर्किंग डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं टाइटन वॉच को हम किसी दूसरी वॉच कंपनी से कंपेयर करेंगे, अगर हम बात करते हैं होटल हॉस्पिटैलिटी की तो हम दूसरी होटल कंपनी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि सभी का सर स्ट्रेटजी जो होती है अलग अलग होती है। ओके, और सबका जो बिजनेस लाइन है, जो सबका बिजनेस लाइन है और सबका जो प्रॉफिट लाइन है वो डिफरेंट होता है और हम इसे ही कहते हैं बिजनेस मॉडल। ओके, आई होप ये सभी कुछ क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस मॉडल का पर्पस क्या होता है। ओके, अब रिटेल बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान से, बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोच फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। यानी हमारे जो बैंक है वो अलग अलग एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग डिफर करेगा अक्रॉस बैंक एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल आर एडोप्टेड बाय बैंक। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि HSBC का जो मॉडल होगा वो अलग होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉडल होगा वो अलग होगा, उसके बाद जो RRBs होंगे इनका मॉडल अलग होगा, जो ICICI बैंक हैं इनका मॉडल अलग होगा, स्मॉल फिनांस बैंक जो है हमारे देश में
इनका मॉडल अलग अलग होगा। तो सभी का जो मॉडल है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इंडिया में द मॉडल एडॉप्ट बाय बैंक वेरी करेगा अमॉन्ग द पीएसबी, अमॉन्ग द प्राइवेट एंड अमॉन्ग द फॉरेन बैंक। याद रखना है सभी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हमारा हो गया स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, एक हमारा सर हो गया डिपार्टमेंटल अप्रोच मॉडल, और एक सर हमारा हो गया इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ द ओवरऑल बिजनेस प्लान। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि बैंक में कितने प्रकार के मॉडल यूज किए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि टोटल 3 प्रकार के हमारे जो हैं वो मॉडल यूज किए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक, उसके बाद डिपार्टमेंटल अप्रोच, और उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं तीसरा पार्ट। आइए जरा जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, बिकॉज लाइक इसलिए जरूरी होता है कि आपके प्लेलिस्ट में वीडियो ही सेव हो जाएगा। तो जब भी आपको क्लास देखनी होगी ना, आपके सामने वीडियो ये पहले आ जाएगा। और याद रखिएगा, हम लोग पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिटेल बैंकिंग का वो सारा हम यहां कराएंगे। नाउ ध्यान से, अभी हम लोग ने जो पीछे एग्जाम्पल देखा कि टाटा कंपनी की बहुत सारी कंपनीज हैं एंड सबकी जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। ओके, तो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसे हम नॉर्मली एसबीयू के नाम से जानते हैं, ये एक फुल्ली फंक्शनल यूनिट होता है किसी बिजनेस का, और इनका जो विजन है ये अलग अलग होता है। ताज होटल का विजन अलग होगा, टाटा ऑटोमोबाइल का विजन अलग होगा, और इनकी जो डायरेक्शन भी होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि ये स्पेसिफिक होंगे, ये स्पेसिफिक होंगे। इनकी अपॉर्चुनिटी डिफाइन की जाती है, इनका मार्केट साइज अलग होता है, इनकी परफॉर्म कस्टमर नीड अलग अलग होगी, इनका ओवरहेड एक्सपेंसेस कॉस्ट अलग अलग होगा। भाई, जो एक्सपेंसेस हमें ऑटोमोबाइल कंपनी में लगती है जरूरी नहीं कि वो हमारी हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनी में भी लगेगी। तो जब भी किसी मॉडल में स्पेसिफिक अलग विजन होगा और डायरेक्शन होगा तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से गाइस, जब भी हम बात करेंगे इस अप्रोच की तो इसका एम होगा डिवाइड द बिजनेस ऑनलाइन ऑफ स्ट्रेटेजी। यानी कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, आपको ये फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, किसी भी बिजनेस यूनिट का। और ये जो होते हैं एसबीयूज, एक प्रकार के ऑटोनोमस डिवीजन होता है, एक स्मॉल इनफ टू बी फ्लेक्सिबल। यानी एक बड़ी कंपनी का एक छोटा डिवीजन हो सकता है, ये एक छोटी कंपनी भी हो सकती है ना। नाउ सो एसबीयू कैन बी डिफाइन एज प्रॉफिट सेंटर। गाइज, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा सारे बैंकर, हम इसे ही कहते हैं प्रॉफिट सेंटर, विच फोकस ऑन, इनका फोकस है प्रोडक्ट पर, ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट। इंडिया में कोई भी फॉरेन बैंक एंड कोई भी प्राइवेट बैंक, याद रखिएगा, इसी मॉडल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यूज्ड बाय। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, इनमें से कौन से ऐसे मॉडल है जिनको हम प्रॉफिट सेंटर के रूप में कहते हैं, या इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एसबीयू का पार्ट नहीं होगा। तो एसबीयू कैन बी बिजनेस यूनिट ऑफ ए लार्ज कॉरपोरेशन और इट कैन बी बिजनेस इन इटसेल्फ। ये खुद का बिजनेस भी हो सकता है, एक अलग डिवीजन, और किसी कंपनी का एक पार्ट भी हो सकता है। आई होप यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेट मी नो।
ओके, नाउ अब आते हैं, जरा देखते हैं कि सर ये डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या होती है। इन डिपार्टमेंटल अप्रोच, rather than dividing on strategy or business line, an organization can also be divided on the basis of function various team perform। मतलब इनमें क्या होता है कि उनका विजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट नहीं होगी, उनका फोकस रहता है फंक्शन वाइज डेवलपमेंट। नाउ द डिपार्टमेंटल अप्रोच एक स्पेशलाइज्ड है फंक्शनल अप्रोच विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस अप्रोच सेग्रीगेट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट सच एज अकाउंटिंग, सच एज मार्केटिंग, सच एज फिनांस, प्लानिंग, सो मेनी मोर। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि जैसे मान लीजिए 100 ब्रांच हैं, तो इन 100 ब्रांच का वो कभी फोकस नहीं करेगी प्रॉफिट, वो एसबीआई का करेगी फोकस प्रॉफिट। अब ये एसबीआई की प्रॉफिट कैसे इनहेंस होगा? अगर इन सभी ब्रांचेस की जो फंक्शनिंग है, इनका मार्केटिंग कैसे काम करता है, इनका आईटी कैसे काम करता है, इनका लॉ कैसे काम करता है, तो अगर इनका जो डिपार्टमेंटल परफॉर्म करेगा तो बेनिफिट एसबीओ को होगा। तो इंडिया में जितने भी हमारे देश में पीएसबी बैंक है, नॉट ऑल बट मैक्सिमम केस में वो इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। इंडिया में जितने भी हमारे पीएसबी बैंक है, यानी कि पीएसबी बैंक जनरली हैव adopted to departmental approach as the retail banking business model. Now it indicates that the approach is more a general one, with retail banking is one of the business model and not a focus business model. इनका बेसिकली फोकस प्रॉफिट पे नहीं रहता, इनका फोकस रहता है किस पर? डिपार्टमेंट फंक्शनिंग पर। ओके, नाउ ओके गाइस, तो बेसिकली क्या होता है कि इंटीग्रेटेड वाले में क्या होगा, दोनों मर्ज होगा। ओके, सो द इंटीग्रेटेड अप्रोच इज यूजुअली adopted by a smaller business. Now it combine all socio-economic aspects and adopt a cohesive approach to tackle the problem of the business. So it is assumed that having a unified business would reduce risk and increase profitability through scale rather than having separate entity for each business line। मतलब कहने का इसकी बात होती है, जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टअप कंपनीज में ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ज़्यादा सीनियरिटी नहीं होती है। जितना ज़्यादा सीनियरिटी होगा, जितने ज़्यादा हमारे हायर मैनेजमेंट के होंगे, उतना हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसी रिस्पेक्ट में याद रखिएगा, जितने भी हमारी छोटी कंपनी है वो इस अप्रोच को फॉलो करती है। पहला क्या था? स्ट्रेटेजिक बिजनेस, जिनका विजन है स्ट्रेटेजी डिस्ट्रीब्यूट किया गया सभी का, जो फॉरेन बैंक या प्राइवेट बैंक फॉलो करते हैं। दूसरा, जिनका विजन है फंक्शनिंग पर, विच इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अप्रोच, और जिन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया। मुझे लगा फोकस कर लिया प्रॉफिट पर, मुझे लगा फोकस कर लिया हमने डिपार्टमेंटल पर, तो ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, चलिए नाउ अब जितना हमने यहां पढ़ा उसी को हम करते हैं क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा गाइस, एवरीवन। तो गाइस हमने जितना पढ़ा जरा जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है